हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस अनअकैडमी के बेहतरीन से चैनल के ऊपर, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें हमने मिक्सचर्स की इंपॉर्टेंस समझ ली थी, साथ ही हिस्ट्री ऑफ एटम समझी थी, कैसे बिग बैंग से एटम बनना शुरू हुआ। आज का जो हमारा ये लेक्चर है बेटा, इसको हम सेकंड पार्ट बोलेंगे। ऐसे हमारे और पार्ट्स आते जाएंगे और आज के पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं मैटर से। तो सीधा चलते हैं हमारे पास हम जानने के लिए कि मैटर क्या होता है। बेसिकली अपनी छोटी क्लासेस में आपने काफी समझा होगा बेटा कि मैटर क्या होता है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो उसी को समझाते हैं। सबसे पहले बेटा मैटर के बारे में आपने कुछ चीजें सीखी होगी, उसी चीजों को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा बेटा कि मैटर हम उसको बोलते हैं कि जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी एनीथिंग जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे बेटा, उसको हम क्या बोल देते थे, मैटर। साथ ही साथ जिसके पास हमारे पास क्या होता था, कुछ ना कुछ मास होता था, यानी फैलाव होता था। ठीक है, और इसको हम देख भी सकते थे, नहीं भी देख सकते थे, इसको हम क्या बोलते थे बेटा, मैटर बोलते थे। इसके पास वॉल्यूम भी होती थी, ये हमने समझा था छोटी क्लासेस में, जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया, बुक होगी, एयर होगी, ये सारी चीजें होगी। बेसिक कैरेक्टर भी आपको पता थे बेटा मैटर के, दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द मैटर। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम। मैटर की एग्जांपल्स क्या होती है बेटा, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते थे, स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते थे। तो पहले हम मैटर की स्टेट्स की ही बात कर लेते हैं, जल्द से जल्द करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में या हमारे पास प्रीवियस क्लास में। सबसे पहले बेटा स्टेट्स का मतलब क्या होता है। स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था, यानी वो किस प्रेजेंस में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस की जो प्रेजेंस है बेटा वो हमारे पास सॉलिड है। अगर मैं बात करूं बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड की प्रेजेंस बेटा हमारे पास जो वाटर है उसकी प्रेजेंस बेटा लिक्विड है। और अगर मैं एयर की बात करूं, तो हमारे पास, या ऑक्सीजन की बात करूं, इनकी हमारे पास जो अवस्था है, जो प्रेजेंस है, वो एज हमारे पास गैसियस स्टेट है। तो बेसिकली तीन स्टेट में हम बांट देते थे पहले, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो क्या हमारे पास सिर्फ ये तीन स्टेट ही एग्जिस्ट करती है? इसका आंसर है बेटा बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक सॉलिड से ऊपर भी स्टेट एग्जिस्ट करती है, या सॉलिड के पीछे, जिसको हम बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं। और साथ ही साथ ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर गैसियस स्टेट भी हमारे पास एक और स्टेट हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बेटा प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो कुल हमारे पास यहां पर ये 5 स्टेट अभी तक डिस्कवर्ड है, येट टू डिस्कवर्ड मोर स्टेट्स अभी हैं, जिनको हम डिस्कवर करेंगे या जिनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सारा कुछ हमें पता है। साथ ही साथ छोटी क्लासेस में आपने बेटा एक और चीज पढ़ ली होगी कि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब इसको समझने की एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो यहां पर मेरे पास है एक आइस का पीस। अब आइस के पीस को बेटा क्या करता हूं, मैं नीचे से हीट देता हूं, तो धीरे धीरे जैसे मैं इसको हीट देता हूं, तो यहां पर ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम समझते हैं। मान लीजिए यहां पर इसकी ये कुछ ना कुछ लेंथ है, ये कुछ ना कुछ हमारे पास इसकी ब्रेथ है, ये इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई ऐसे होगी, तो उसको मैं ब्रेथ मान लेता हूं। तो मैं बेसिकली ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। अब मान लीजिए मैंने इसको एक ऐसे गोल कंटेनर में डाल दिए, तो क्या ये आइस उस कंटेनर की शेप ले लेगी? नहीं, ये आइस क्यूबिकल है तो क्यूबिकल ही रहेगी, यानी इसकी शेप तो हमारे पास क्या होती है बेटा, फिक्स। अब आप बोलोगे सर पिघल के तो ऐसा हो जाता है, पिघलने के बाद बेटा ऐसा होता है ना कि पिघलने के बाद तो लिक्विड बन जाती है, सॉलिड तो रहती नहीं। साथ ही साथ अगर बेटा मैं एक चीज देखूं कि यहां पर ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं किसी कंटेनर में डालूं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है या इसका साइज कम हो जाता है, शेप भी इसकी फिक्स रहती है, और जितनी इसकी वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम भी बेटा क्या रहती है, फिक्स रहती है। जाने यहां से मुझे क्या पता चला कि जो सॉलिड है उसकी शेप और हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। साथ ही साथ यहां पर बेटा एक और चीज समझने की बात है, वो क्या है कि क्या ये फ्लो कर सकती है? क्या कभी आपने देखा है कि आइस को आपने यहां पर रखा, जैसे मान लीजिए मैंने आइस को इस जगह के ऊपर रखा, और आइस खुद ब खुद फ्लो होते हुए इस जगह के ऊपर चलेगी? ऐसा तो नहीं है बेटा, ये खुद ब खुद तो फ्लो नहीं कर सकती। यानी जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करता, यानी वो फ्लूइड नहीं है। साथ ही साथ बेटा अगर मैं बात करूं तो होता क्यों है ऐसा कि जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर पाता, तो इसको थोड़ा हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं। तो बेटा इसका कारण है सॉलिड के एटम। सॉलिड के बीच में बेटा क्या होते हैं, मेरे पास कुछ ना कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहां पर हमारे पास ऐसे है। तो ये बेटा अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब होता क्या है बेटा, यहां पर जो बैठा ये वाला एटम है, ये इसको पकड़ के रखता है फोर्स के साथ, ये इसको पकड़ के रखता है, ये इसको पकड़ के रखता है, ये इसको पकड़ के रखता है। तो बेसिकली ये एक दूसरे को
पकड़ के रखते हैं, क्लियर है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के रखते हैं। अब ये फोर्स बेटा कहां पर है, इनके एटम्स के बीच में है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा इंटर एटॉमिक फोर्स। जानी अगर मैं बात करूं तो इसकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाते, और यही इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं ये सॉलिड को एक करैक्टर देती हैं, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, उसकी रिजिडिटी। जानी जो सॉलिड है वो रिजिड होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा हमारे पास सॉलिड की, कि सॉलिड हमारे पास क्या होता है, एक तो फिक्स शेप लेके चलता है, फिक्स वॉल्यूम होता है उसका बेटा, वो फ्लो नहीं करता, उसका रिजिड करैक्टर होता है, उसकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस काफी क्या होती हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये सारा कुछ हमने समझ लिया। अब साथ ही साथ बेटा अगर मैं बात करूं लिक्विड की, अब लिक्विड में क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए इस कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है, एक ग्लास है, इस कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसको ऐसे कंटेनर में डाल दूं, इस बाउल में डाल दूं, तो जैसे बेटा मैं इस लिक्विड को इस बाउल में डालना शुरू करूंगा, तो क्या क्या यहां पर हमारे पास लिक्विड का क्वांटिटी बढ़ जाएगी? नहीं। क्या लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा? नहीं। जितना लिक्विड इस गिलास में था उतना ही लिक्विड इस कंटेनर में आएगा, लेकिन हाँ एक डिफरेंस मुझे जरूर देखने को मिल सकता है, क्या कि इसकी शेप में चेंज आ गया। यानी पहले इसकी शेप इस गिलास जैसी थी, अब इसकी बाउल जैसी शेप हो जाएगी। यानी शेप में तो चेंज हुआ, लेकिन हमारे पास उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ, उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। यानी यहां से मुझे क्या समझ आया कि लिक्विड की वॉल्यूम तो बेटा फिक्स है, लिक्विड की वॉल्यूम तो बेटा फिक्स है, लेकिन जो लिक्विड का शेप है वो फिक्स नहीं है। ये चीज तो हमने समझ ली। अब बेटा जैसे हमने समझा कि जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता, तो क्या लिक्विड भी फ्लो नहीं कर सकता? इसको हम देखते हैं। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए ये गिलास यहां पर जमीन पे गिर जाए, तो ये लिक्विड अब क्या करेगा, ऐसे जमीन के ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी लिक्विड फ्लो कर सकता है, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं हमारे पास लिक्विड की अरेंजमेंट। पहले तो मान लीजिए ये लिक्विड है और इसके बीच में ये लिक्विड के कुछ एटम्स हैं, तो दीज आर द एटम्स ऑफ द लिक्विड। अब बेटा लिक्विड के एटम्स होते हैं और ये काफी दूर दूर होते हैं। अगर मैं यहां पर आपको क्लियरली एक चीज मेंशन दिखाऊं तो आप ध्यान से समझोगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये काफी दूर होता है। जानी इनके बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस हमें काफी दूर देखने को मिलता है, तो जिसके कारण ये एक दूसरे को इतना होल्ड नहीं कर पाते जितना होल्ड हमारे पास कौन कर पाता है, सॉलिड। तो जिसके कारण इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बीच की जो इंटर एटॉमिक फोर्स वो काफी कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं। साथ ही साथ आपको पता है बेटा इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी कहां से आती है, सराउंडिंग से, क्योंकि इनके आसपास काफी ज्यादा अमाउंट किसका पड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चे, एनर्जी का पड़ा होता है, जिसके कारण ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेशंस करना शुरू हो जाते हैं। तो ड्यू टू लूज बॉन्डिंग एंड ड्यू टू लेस इंटर एटॉमिक स्पेस, जो हम मोर इंटर एटॉमिक स्पेस हमारे पास लिक्विड के एटम ये फ्लो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फिर रिजिड नहीं रहते, इनकी रिजिडिटी काफी क्या होती है बेटा, कम होती है। अब अगर बात करें बेटा गैस की, तो गैस सबसे हटके है। गैस में क्या होता है कि मान लीजिए पहले गैस इस परफ्यूम की बोतल में पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक परफ्यूम की बोतल है और इसके बीच में गैस पड़ी हुई है और ये उसका स्प्रेयर है। अब आप देखोगे बेटा जैसे मैं गैस को स्प्रे करता हूं तो गैस क्या हो जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। अब बेटा पहले उसकी शेप कैसी थी, इस परफ्यूम बोतल की, अब वो जब रूम में फैल गई तो रूम की शेप ले ली उसकी, यानी कि उसकी शेप में चेंज आ गया। साथ ही साथ पहले वो इस बोतल में पैक थी, अब वो पूरे रूम में चली गई। ऐसे ही अगर मैं पूरे घर पे करूं तो पूरे घर में चली जाएगी, यानी उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वो एक्सपैंड कर जाती है। जब उसके बीच में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वॉल्यूम भी उसकी फिक्स नहीं है, ना उसका शेप फिक्स है बेटा, ना उसकी वॉल्यूम फिक्स है। तो यहां पर आप देख सकते हो अगर लिक्विड के बीच में इतना गैप है, तो बेटा अगर मैं गैसियस की बात करूं तो आप देखकर हैरान ही रह जाओगे कि गैस के बीच में क्या होता है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए ये आ गया और ये गैस के पार्टिकल्स है, तो एक पार्टिकल बेटा यहां पे होता है, एक यहां पे होता है और एक यहां पे होता है, तो काफी ज्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है उनके बीच में, जिसके कारण बेटा क्या होता है कि वो इजिली फ्लो कर जाती हैं एक जगह से
दूसरी जगह। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण इनके बीच की फोर्स रहती नहीं। क्यों नहीं रहती बेटा? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स आती कैसे, पहले उसको समझ लेते हैं। यहां पर मैं ऐसे समझाता हूँ सोलेड के केस से कि कैसे होता है। तो बेटा होता क्या बता, यहाँ पर आपको पता है ये एटम है, तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी न्यूक्लियस इसके ऊपर इफेक्ट रखती है, इसकी न्यूक्लियस इसके ऊपर इफेक्ट रखती है, जिसके कारण इंटर एटॉमिक फोर्सेस हमें देखने को मिलती है। लेकिन ड्यू टू लार्जर डिस्टेंस वो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं बेटा वो कम हो जाती हैं और उनका इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया बेटा कि सॉलिड और लिक्विड और गैस ये हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बेटा कुछ चीजें आती हैं कि हम कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए ये मेरे पास सॉलिड है, मान लीजिए मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास लिक्विड है और ये मेरे पास गैस है। ठीक है, अब ना आप इसको ध्यान से समझना, आपकी जो डाउट आते होंगे कभी भी आपको जो डाउट आएगा वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास सबसे पहले सॉलिड है, तो सॉलिड के बीच में एटम्स बना लेते हैं। तो ये आ गया एटम्स, ये आ गया एटम, ये आ गया एटम, ये आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर सारे एटम्स ही एटम्स आ गए। एटम 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 एटम, यहाँ पर भी एटम आ गया। ये सारे एटम्स है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये एटम्स है लिक्विड के, ये एटम है लिक्विड के, ये वाले, और ये एटम है बेटा गैस के। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो, तीनों में, तो क्या डिफरेंस है? गैप का डिस्टेंस है। इसके बीच में गैप इतना है तो इस गैप को मैं नीचे लिख लेता हूं कि इतना गैप है। इसके बीच में गैप इतना है तो इस गैप को मैं इतना लिख लेता हूं। इसके बीच में बेटा गैप इतना है तो इस गैप को मैं इतना लिख लेता हूं। जाने इनके बीच में गैप है। अब अगर मेरे से कोई पूछे यार इन गैप के बीच में होता क्या है, या ये गैप आता किसके कारण है, तो बेटा उसका आंसर है, मैं आपको बताता हूं उसका आंसर क्या है। ये जो गैप आ रहा है बेटा, ये सारा का सारा गैप आता है हमारे पास किसके कारण? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी होती है। तो सिंपल सी बात बोलूं, इनके बीच में हीट होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है यार कि अगर दो एटम, एक यहाँ पे एटम है एक यहाँ पे एटम है, इसके बीच में मैंने गैप बढ़ाना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्योंकि एनर्जी देने के कारण क्या होता है कि जो एटम्स है बेटा वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो दूर दूर चलना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे इतना तो समझ आ गया बेटा कि अगर मैं इन सबको हीट दे दूं, हीट प्रोवाइड करवा दूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है तो क्या दो? हीट दो। हीट लिक्विड से गैस कन्वर्ट करनी है तो अगेन क्या दो? हीट। लेकिन अगर उल्टा चलना है तो हीट को हमें क्या निकालना पड़ेगा? बाहर। इसका सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि मान लो अगर बेटा ये दो एटम्स हैं और इनके बीच का ये डिस्टेंस है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहता हूं तो इसको इंक्रीज करने का सिंपल और सटीक तरीका क्या है कि इनके बीच में क्या दे दो बेटा? हीट दे दो। अगर मैं इनके बीच में हीट दे दूं तो इसके पार्टिकल जो हैं, जो एटम्स है, वो वाइब्रेट करते एनर्जी के कारण एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और अगर पास लेके आना तो इनसे हीट निकाल दो। तो यहीं से बेटा हमारे पास प्रोसेस बनती है कुछ, क्या उसको मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि मान लो अगर मेरे पास ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि इफ दिस इज सॉलिड, इफ दिस इज लिक्विड एंड इफ दिस इज गैस, देन कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटा कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी? हीट इन लिख देता हूं मैं। ठीक है, हीट इन, यानी आपको हीट देनी पड़ेगी अंदर, हीट इन। ठीक है, और वैसे ही अगर आप लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना चाहते हो तो हीट इन। सिंपल सी बात है कि हीट अंदर जाएगी तभी ये होगा, तो हीट इन। ठीक है, तो यहां पर मैं एरो भी बना देता हूं तो दैट आपको सबसे पहले क्लियर तो हो जाए। तो ये आ गया एरो, कि आपने खुद समझा है। लेकिन बेटा अगर मैंने क्या करना हो, लेकिन बेटा अगर मैंने क्या करना हो, इसको ध्यान से समझिएगा आप,
और मैं होप करूंगा आप समझ भी अच्छे से पाओगे। लेकिन अगर बेटा मैं अब उल्टा चलना चाहता हूं, गैस से लिक्विड बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं इसको ग्रीन से लिखता हूं। अगर उल्टा चलता हूं तो यहां पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। यानी यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, हीट आउट, हीट आउट। साथ ही साथ बेटा अगेन यहां पर मैं लिक्विड से इधर जाना चाहता हूं सॉलिड में, तो यहां पर अगेन बेटा क्या आएगा, हीट आउट, यानी हीट क्या जाएगी बाहर। तो यहां पर भी आ जाएगा बेटा क्या, हीट आउट, यानी हीट क्या चली जाएगी बाहर। तो ये तो हमने समझ लिया। अब बेटा देयर इज प्रोसेस जिसमें हम डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से गैस बना सकते हैं। और उसका कारण आपको सिंपल सा पता है कि बेटा देखो, हमने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया तो गैस बना। लेकिन क्या हो अगर मैं इतनी ज्यादा हीट सॉलिड के दे दूं कि बीच में लिक्विड फेस आई ना। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपलर एग्जांपल, और काफी बार मैंने बोला भी है इसको क्लास में, कि मान लो सॉलिड को मैंने हीट किया, लेट से 50 डिग्री सेल्सियस एग्जांपल है, तो लिक्विड बना। और लिक्विड को मैंने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस, तो गैस बनी। तो क्या हो अगर मैं डायरेक्ट सॉलिड को 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर दूं, हीट, तो डायरेक्ट गैस बन जाएगी। हमें लिक्विड के पास जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से मुझे क्या समझ आया बेटा, एक बहुत सिंपलर सी चीज समझ आई कि अगर मैं सॉलिड को काफी ज्यादा अमाउंट बेटा किसका दे दूं, किसका दे दूं बेटा, हीट का, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और यही उल्टा, यहां पर मैं कंप्रेस कर रहा हूं लिक्विड को, और मान लो कि यहां पर मैंने, मान लो कि यहां पर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस मैंने हीट बाहर निकाली तो लिक्विड बना, और 50 डिग्री और निकाली तो सॉलिड बना, यानी हीट निकली है, नेगेटिव साइन है। तो क्या होगा, डायरेक्ट मैं 100 डिग्री सेल्सियस निकाल दूं तो मैं सॉलिड के पास ही पहुंचूंगा। यानी डायरेक्ट हम जो है वो गैस से क्या भी बना सकते हैं बेटा, सॉलिड भी बना सकते हैं, क्या करके, काफी ज्यादा अमाउंट गैस का क्या निकाल के, हीट का बाहर निकाल के। तो इन प्रोसेस को बोल देते हैं बेटा, ये जो हीट आउट की प्रोसेस होती है लिक्विड से सॉलिड बनने की, लिक्विड से सॉलिड बनने की बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विड से सॉलिड बनने की बेटा इसको बोलते हैं हम, हमारे पास क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना, जो आपने देखा होगा फ्रीजर में हम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेटा गैस से लिक्विड बनने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, जो आपने कहां पर देखी होगी बेटा, ये आपने देखी होगी कहां पर, जब धुंध वगैरह पड़ती है, फॉग पड़ती है और आपके मुंह के ऊपर पानी जमना शुरू हो जाता है प्रेशर के कारण। अब उल्टा, हीट इन अगर हम दे रहे हैं सॉलिड से तो इसको हम मेल्ट करना बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और वैसे ही लिक्विड से अगर गैस बन रही है तो इसको बोलते हैं बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट या वेपर्स बनना। ठीक है, साथ ही साथ बेटा अगर मैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहा हूं तो इसको बोलते हैं हम बेटा क्या, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। और अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन रहा है तो बेटा इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। तो एक सिंपलर सा टेबल था हमारे पास किसका, जो हमारे पास हमने समझा कि कैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप कर रहा हूं कि अगर आपने इतना देख लिया है तो इतना तो आपको एकदम क्लियर हो गया। अब हम अगले पार्ट के ऊपर चल रहे हैं। चलिए बेटा सीधा आगे चलते हैं। तो बेसिकली बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैटर को क्लासिफाई करने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, डिफरेंस जो है हमारे पास किसके बीच में, प्योर सबस्टांस के बीच में और मिक्सचर के बीच में। अब बेटा इसको ना मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, लेकिन आगे जाके इसके बारे में और क्लासिफिकेशन भी आएंगी। लेकिन फिर भी यहां पर मैं एक चीज तो आपको समझाना चाहता हूं कि बेटा प्योर सबस्टांस जो हमें इन जनरल लगता है वो लगता है कि जैसे अगर कोई चीज ए है तो वो ए ही रहे, यानी ए के बीच में और कोई चीज ना आए, तो वो सबस्टांस प्योर है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई चीज बी है, अगर हमारे पास कोई चीज बी है तो बी में सिर्फ बी ही हो, बी के बीच में कोई ए ना आए, कोई सी ना आए, कोई डी ना आए। लेकिन मिक्सचर क्या होता है, जिसके बीच में बेटा ए भी होता है, जिसके बीच में बेटा ए भी होता है और बेटा बी भी होता है, और ये आपस में मिक्स हुए होते हैं। तो इन जनरल हम ये समझते हैं। ठीक है,
मिक्सचर और हमारे पास प्योर सबस्टांस की। लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि प्योर सबस्टांस में भी दो या दो से ज्यादा चीजें आती हैं। अब वो कैसे आती है उसको हम समझते हैं। इससे पहले बेटा हम ये तो समझ चुके हैं कि मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, इसके पहले पार्ट में, और वो काफी अच्छे से हमने समझा भी था। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आई थिंक हम समझ चुके थे। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूं जितना हमारे पास हो गया था पहले पार्ट में। पहले पार्ट में बेटा हमने ये समझ लिया था, ये समझ लिया था। अच्छा, अभी तक हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस समझा नहीं है शायद। ये क्लास 11 का बेटा हमने क्लास 12 का किया था ना, तो क्लास 12 का मैं आपको बता दूं पहले। हाँ, तो हमने कुछ यहां तक कर लिया था, समथिंग देयर, हमने यहां तक कर लिया था बेटा, है ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर तक। अब यहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले मैं ना आपको बता दूं कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं। एक छोटा सा टेबल है मेरे पास, उस टेबल को हम समझते हैं। बेटा टेबल क्या है कि सबसे पहले यहां पर आता है मैटर, फिर मैटर को हम डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? आगे जाके हम डिवाइड करते हैं उसको मिक्सचर और हमारे पास मिक्सचर और बेटा प्योर सबस्टांस में। ठीक है, हम आगे जाके उसको डिवाइड कर देते हैं बेटा मिक्सचर और प्योर सबस्टांस में। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं बेटा क्या, मिक्सचर, और यहां पर लिख लेता हूं प्योर सबस्टांस। ठीक है बेटा, यहां पर आ गया बेटा हमारा मिक्सचर और यहां पर आ गया बेटा हमारा प्योर सबस्टांस। अब बेटा मिक्सचर आपको पता है कितने टाइप्स के थे? आगे दो टाइप्स के बढ़ जाते हैं, मिक्सचर आगे दो टाइप्स के बढ़ जाते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो आ गया बेटा मेरा और आप सबका प्यारा होमोजीनियस, और एक आ गया बेटा हेट्रोजीनियस। यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक आ गया बेटा होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक आ गया बेटा हमारे पास हेट्रोजीनियस। ठीक है बेटा, और वैसे ही हमारे पास बेटा जो प्योर सबस्टांस है उसके भी टाइप्स होते हैं। उसके टाइप कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसका आ गया एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं कब? अगले पार्ट में। इससे अगले पार्ट में बेटा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इसको शॉर्ट सी रखूं, मैं शॉर्ट ही पार्ट को रखूं सो दैट आप पार्ट बाय पार्ट देख सको, एलिमेंट और यहाँ पे कंपाउंड। अगर जरूरत पड़ी तो अगले पार्ट में हम लेंथी भी कर देंगे, बट अभी जस्ट स्टार्टअप है तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस ही डालू पार्ट्स की, सो दैट आप समझ सको। तो बेटा अभी तक हमने मैटर के बारे में समझ लिया, मैटर के पार्ट समझ लिए, मिक्सचर होता है और प्योर सबस्टांस होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस आप समझ सकते हो। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे प्योर सबस्टांस में दो या दो से ज्यादा चीजें आती हैं तब भी हम उसको प्योर मानते हैं, और एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारा को बैच चल रहा है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, कोड यूज करना TT17। साथ ही साथ बेटा नोट्स के लिए फॉलो कर लीजिए मेरे टेलीग्राम को। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे ही और वीडियोस और पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी हम शॉर्ट पार्ट में कर रहे हैं, आगे अगर जरूरत पड़ी तो लेंथी भी करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना करो जो हम करवा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिप्लाई देना कि आपको अगला पार्ट क्या चाहिए, या कोई इंप्रूवमेंट अगर आपको नीडेड है तो वो क्या होगी, तो उसके ऊपर हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। तब तक ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.